हेलो दोस्तों, आर के लॉन्च पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आपकी उसी बिजनेस स्टडी की सीरीज़ में जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया व्यूवर हो जो हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपकी इस बिजनेस स्टडी की इसी सीरीज में आपके चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के साथ मैं आज हाजिर हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 2.2 में हम वैज्ञानिक प्रबंध के जानेंगे। ठीक है, पीछे में हमने क्या जाने थे, हमने पिछली एक्सरसाइज 2.1 में प्रबंध के सिद्धांत जाने थे जो कि फ्यूल के थे। ठीक है, इसमें हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत और पद्धतियों को जानेंगे। ठीक है, जो कि टेलर ने दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है। तो इसका अभिप्राय उस पद्धति से है जिसका यह मानना है कि यदि काम का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो उसे करने की एक बेहतर पद्धति को ढूंढ पाना संभव होगा। वैज्ञानिक प्रबंध यह कहता है कि अगर हम किसी भी काम का विश्लेषण करें, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, विश्लेषण का मतलब समराइज करें। किसी भी काम को हम अगर समराइज करें वो भी वैज्ञानिक ढंग से, तो क्या होगा कि हम उस काम को और बेहतर तरीके से करने की पद्धति को ढूंढ पाएंगे, जिससे कि हमारा वो काम और भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का ये कहना है। तो अब देख लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रत्येक काम वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है, यह एक व्यवस्थित विचारधारा है, मतलब इसका प्रयोग जहाँ भी होगा वहाँ पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से काम होगा। ठीक है, व्यवस्थित ढंग का मतलब आपको पता होगा, पहले से सब कुछ निर्धारित होगा, पूरी तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था कर दी गई होगी। ठीक है, तो इसमें जो भी कार्य होगा पूरे व्यवस्थित ढंग से और वैज्ञानिक रूप से होगा। ठीक है, अगला है, यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। यह संस्था के स्वामियों एवं श्रमिकों दोनों के पूर्ण मानसिक परिवर्तन आता है। क्या होता है कि इससे वैज्ञानिक प्रबंध से जो स्वामी है प्रबंध का, वो और उसके कर्मचारियों में दोनों में ही मानसिक परिवर्तन लाता है ये। ठीक है, दोनों ही पक्ष अधिक लाभ का पीछा करने की अपेक्षा अधिक व बढ़िया उत्पादन करने का पीछा करने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्वामी और कर्मचारी दोनों ही लाभ कमाने की जगह पर अधिक बढ़िया क्वालिटी का उत्पादन करने को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जो पहले लाभ कमाने के पीछे भाग रहे होते थे वो अब उत्पादन अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया क्वालिटी की उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका, अब यह परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। इसके अनुसार पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए। जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो ये कहता है कि हमें नई परंपराओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी पद्धतियों को, पुराने परंपराओं को छोड़ देना चाहिए पीछे। समय के अनुसार हमें नई नई परंपराओं को ढूंढना चाहिए और उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला है, इसमें नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। इसमें नियमों का कठोरता से पालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें सभी नियम गहन जांच के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए उनमें गलती की उम्मीद नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो भी इसके नियम हैं उनको कठोरता से पालन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनका जो नियम है इनको गहन जांच, ठीक है, प्रयोगों के बाद ये तैयार होते हैं, तो इसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं होती। इन नियमों का पालन करेंगे तो जरूर उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लास्ट है इसका, इसका लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना होता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। अब वो देख लेते हैं कैसे। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य निशाना श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। ऐसा करने के लिए इसमें कई तरह के अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि प्रबंधिक वैज्ञानिक सिद्धांत
वैज्ञानिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करना। और वो ये करने के लिए क्या करता है? अध्ययन करता है। किसका? समय अध्ययन, गति अध्ययन, ठीक है। ये जो कि ये सारी जो मैंने बताई, समय अध्ययन, गति अध्ययन, विधि अध्ययन, ये आगे चल के इसी चैप्टर में आपके अभी पद्धतियां आने वाली हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके क्या करता है? श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध के विशेषताएं पढ़ ली। अब यहाँ से आपका वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आते हैं, ये आते हैं, ठीक है, जो कि टेलर ने दिए हैं, ठीक है। इसके 4 सिद्धांत हैं, ज़्यादा नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहला है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें काम की पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नए नए प्रयोगों द्वारा नई पद्धतियों की खोज करके काम को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का पहला सिद्धांत है, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, इसका क्या मानना है? ये कहता है कि हमें किसी भी काम को करने की पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नए नए प्रयोग करने चाहिए, जिससे कि हमें नई पद्धतियों की खोज कर पाएंगे हम, ठीक है। और उस नई पद्धतियों की जब खोज हो जाएगी तो क्या होगा कि काम को सरल बनाया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। मतलब मेन बात यह है इसमें कि हमें किसी भी काम को करने की पुरानी पद्धतियों को नहीं अपनाना चाहिए, पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नए नए पद्धतियों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, सरल हो जाए, ठीक है। तो दूसरा देख लेते। तो अब है आपका मैत्री न कि मतभेद। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें श्रम एवं प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझें, ठीक है। मतलब कि यह सिद्धांत यह कहता है कि संस्था के अंदर ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए जिसमें क्या हो कि श्रम और प्रबंध दोनों ही एक दूसरे को अपना पूरक समझें, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक संगठन में उद्देश्य को प्राप्त करना है तो श्रम और प्रबंध को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे नहीं तो पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। जब तक प्रबंध नहीं होगा तो श्रम होगा कहाँ से? श्रमिक काम क्या करेंगे? तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है ताकि उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अगर ये दोनों मिलकर आपस में काम नहीं करेंगे तो उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा पूरा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया इस सिद्धांत में कि इसमें ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझने लग जाएं, जिससे क्या हुआ कि इनमें कभी भेदभाव या टकराव उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। जिससे कि काम लगातार चलता रहेगा और उद्देश्य जल्दी से आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। अगला है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए, ठीक है। यह सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्तियों द्वारा, मतलब कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद और मैत्री ना कि मतभेद, दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, ठीक है। अगला है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता अनुसार काम सौंपा जाए, ठीक है। ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है वो क्या करता है कि व्यक्ति की उसकी अधिकतम, मतलब कि उसकी अंतिम सीमा तक उसकी कुशलता और सफलता का विकास करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब से एक व्यक्ति का चयन होता है तभी से उसकी कुशलता के स्तर पर उसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखते समय क्या किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। और उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी रुचि और उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको काम सौंपा जाए, जिससे कि वो क्या एक काम के विशेषज्ञ बन सके, उनकी सफलता हो, उनकी कुशलता में वृद्धि हो, ठीक है। तो ये हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत यहाँ पर पढ़ लिए, जो कि 4 ही थे। अब वैज्ञानिक प्रबंध की हम पद्धतियां पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्रियात्मक फोरमैनशिप। इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है जो विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा उपयोग करना संभव बनाती है,
ठीक है, क्रियात्मक फोरमैनशिप वह पद्धति है जो कि विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा प्रयोग करना संभव बनाती है। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा था, सिद्धांत पढ़े थे जब, वो विशेषताएं पढ़ी थी जब, जिसमें विशिष्टीकरण था। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य का विशेषज्ञ बन जाना। ठीक है, वो विशिष्टीकरण कहलाता है। तो ये जो क्रियात्मक फोरमैनशिप है वो विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूरा प्रयोग करना संभव कैसे बनाता है? ठीक है, क्या है कि क्रियात्मक फोरमैनशिप में कि जो कारखाना प्रबंधक होता है उसके कार्य को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला नियोजन विभाग और दूसरा उत्पादन विभाग। ठीक है, नियोजन विभाग में नियोजन अधिकारी कार्य करता है और उत्पादन विभाग में उत्पादन अधिकारी कार्य करता है। और इन अधिकारियों के अंडर में भी चार चार अधिकारी हैं जो कि कार्य करते हैं। जैसे कि नियोजन अधिकारी के अंडर में है कार्य मार्ग लिपिक, ठीक है, संकेत कार्ड लिपिक, समय एवं लागत लिपिक और अनुशासन अधिकारी। तो ये चार अधिकारी हैं जो कि नियोजन अधिकारी के अंडर में कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पादन अधिकारी के अंडर में भी चार कार्य करते हैं जो कि टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे नियोजन अधिकारी के अंडर में जो चार कार्य करते हैं अधिकारी, जैसे कि कार्य मार्ग लिपिक, इसका काम केवल ये होगा कि यह बता देगा, यह निश्चित कर देगा कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उसका क्रम क्या होगा। ठीक है, मतलब कि किसी कार्य को पूरा करना है तो वह किस मार्ग से होकर जाएगा, या स्टेप बाय स्टेप पहले कौन सा कार्य किया जाएगा, इसके बाद कौन सा कार्य किया जाएगा, ये निर्धारित कर देगा। ठीक है, ऐसे ही करके ये चारों हैं जो अपने अपने काम करेंगे। जैसे संकेत कार्ड लिपिक, ये क्या करेगा, ये श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार कर देगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि संकेत कार्ड में क्या होता है, कार्डों में कार्य की प्रकृति बताई जाती है, कार्य को करने की विधि बताई जाती है, ठीक है, प्रयोग होने वाली सामग्री बताई जाती है और मशीनों के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये श्रमिकों के लिए तैयार किया जाता है जो काम करने वाले होते हैं, ताकि उनको क्या करना है, किस विधि से करना है, क्या उसमें सामान लगेंगे और कौन सा मशीन का प्रयोग करना है, इन सारी बातों का कर्मचारियों को पता चल जाए। तो ठीक इसी प्रकार से जो इसमें कार्य अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी, उन सब के अपने अपने काम है जो कि एक फिक्स काम है, वो एक ही काम करते हैं वही। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे यहाँ पर विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है, वो एक ही काम के करने के लिए विशेषज्ञ बन जाते हैं। वो एक ही काम बार बार करते हैं, इसीलिए वो एक ही काम के विशेषज्ञ बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि क्या होता है कि यहाँ पर जो आदेश की एकता है उसका उल्लंघन होता है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि जो यहाँ पर दो विभाग बांट दिए गए हैं, नियोजन और उत्पादन विभाग। ठीक है, और उत्पादन विभाग और नियोजन विभाग में जो अधिकारी होते हैं इनके अंडर में भी चार चार अधिकारी काम करते हैं, और ये सारे मिलकर क्या करते हैं कि कर्मचारियों को आदेश देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक बारी में कर्मचारी को 8-8 आदेश प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। क्योंकि आदेश की एकता का क्या मतलब था कि एक समय पर एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो अगला है आपका कार्य का परमापीकरण। इसका अभिप्राय विभिन्न व्यवसाय की क्रियाओं के लिए परमाप निर्धारित करने वाली प्रक्रिया से है। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है कि ये जो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, पता है आपको कि व्यावसायिक क्रियाएं एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। तो ये क्या करता है कि उनका परमाप निर्धारित कर देता है। ठीक है, परमाप निर्धारित करने से मतलब कि जो भी उत्पादन होगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, वो कितने प्रकार का होगा, ठीक है, उसकी आकार कैसी होगी, उसकी विशेषताएं कैसी होंगी, ठीक है, वो कौन से मशीन पर बनाया जाएगा, उसको कितने लोग मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो ये निर्धारित कर देता है। ठीक है, अगला है सरलीकरण। इसका अभिप्राय उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समाप्त करना है। ठीक है, इसका मतलब सरलीकरण का मतलब ये है कि काम को सरल बनाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक जूता वाली कंपनी है जो कि 2, 3, 4, 5 नंबर के जूते बनाती हैं। ठीक है, अगर वो 2, 3, 4, 5 की जगह पर इनके साथ ही 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 इन जैसे जूते भी बनाने लगे तो ये थोड़ा क्या लगता है, अटपटा सा लगता है, और जिससे क्या होता है कि कंपनी की
अनावश्यक टाइम उसमें बर्बाद होती है, ठीक है, और उसके लिए उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इनके साथ साथ ही आधे आधे नंबर वाले भी जूते बनाएगी तो उसको ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके संसाधन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, उसके लिए उसको कर्मचारियों की भी ज़्यादा भर्ती करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि अनावश्यक यहाँ पर समय, धन और सब कुछ व्यर्थ जाता है। तो इससे क्या होता है यहाँ पर कि उसको सरलीकरण किया जाता है, मतलब उन अनावश्यक हो एक प्रकार के, ये बताओ 2.5 नंबर के जूते कोई पहनता है? नहीं पहनता। जिसको 2.5 नंबर के जूते आते हैं वो 3 नंबर का जूता ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अनावश्यक कार्य हैं, ये जरूरी नहीं है, इसलिए इन कार्यों को हटा दिया जाता है। अब केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जूते बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। अगला है कार्य पद्धति विधि अध्ययन। कार्य पद्धति जिसको हम विधि भी कहते हैं, मतलब इसमें यह बताया जाता है कि किसी भी विशेष क्रिया को करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करना, मतलब कौन सी है, मतलब कोई हमें एक कार्य करना है तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कौन सी विधि है जो कि सबसे अच्छी है इस कार्य के लिए, जिससे कि कार्य जल्दी हो जाए, ठीक है। तो उसका पहचान करना होता है इसमें कि कौन सी विधि को हम अपनाएं जिससे कि काम जल्दी से और आसानी से हो जाए, ठीक है। अगला है गति अध्ययन। इसका अभिप्राय उस तकनीक से है जो भली प्रकार परिभाषित कार्य को करने के लिए की जाने वाली अनावश्यक हरकतों का अध्ययन करती है। इसका मतलब ये है कि जो कार्य जो पहले से परिभाषित है, ठीक है, मतलब कि कार्य को कैसे करना है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल करने हैं, सब पहले से ही पता है, ठीक है। अब उस कार्य को करते समय उनमें जो मूवमेंट होती हैं, उन मूवमेंटों पर क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। कि इसका अध्ययन पता है क्यों किया जाता है? इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हम उस कार्य को देख सकें कि उसकी गति कितनी है, ठीक है। तो इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हम उस कार्य की गति का पता लगा सके कि कितनी गति से वो कार्य हो रहा है। अगर ज़्यादा धीरे कार्य हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक घर बनाने वाला मिस्त्री है जो घर बना रहा है, ठीक है। वो घर बनाने के लिए जब काम कर रहा होता है तो उसको एक ईंट उठा के ले जाके और उसको लगाने में मान लीजिए 20 मिनट लगते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें देखा जाए कि वो क्या कर रहा है मिस्त्री, वो अपनी जगह से आ रहा है, 2 मिनट चल के आता है, ईंट उठाता है, फिर लेके जाता है, फिर उस पर लगाता है, जिसमें कि 20 मिनट खर्च हो जाते हैं। अगर उसके मूवमेंट कम कर दिए जाए, मतलब कि उसको वहां से चल कर आना ना पड़े और यहाँ से ईंट उठा के ले ना जाना पड़े, तो क्या होगा कि 2 और 2 4 5 मिनट बच जाएंगे जो उसके आने जाने में खर्च होते हैं। अगर उसको वहीं पर खड़े खड़े ही ईंट मिल जाए तो क्या होगा कि उससे समय की बचत होगी, गति में तेजी आएगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है जिससे कि गति को बढ़ाया जा सके काम को जल्दी समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो अगला है आपका समय अध्ययन। इसका अभिप्राय यह निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने में कितना परिमापित समय लगना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसमें यह बता दिया जाता है कि एक काम को करने में, पूरा करने में हमें कितना समय लगना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे हमने घर बनाना है एक, तो घर को बनाने में हमें कितना समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना, ठीक है। तो वो निश्चित करना कि कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। अगला है थकान अध्ययन। इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को पूरा करने में आराम की अवधि एवं बारंबारता निश्चित करने से है। मतलब कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करते दौरान हमें कितनी बार रेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी बार हम उसको रेस्ट करने की आवश्यकता होगी। जैसे एक हमने बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग नहीं भाई, एक घर बनाना है हमें, तो घर बनाने में हमें कितने बार आराम करना पड़ेगा आपको पता है। जैसे 8 घंटे काम करते हैं मजदूर, तो 8 घंटे में कम से कम वो 3 या 4 बार आराम करते हैं, ठीक है। तो वो आराम करना उनकी हो गई 3-4 बार, यानी बारंबारता, मतलब कितनी बार करना है। तो जैसे कि हो गई वो 4 बार आराम करते हैं, 4 बार रेस्ट करते हैं, तो वो हो गई उनकी बारंबारता, मतलब कितनी बार वो रेस्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे कि हम उनकी अवधि, मतलब वो रेस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, 4 बार कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन कितनी देर के लिए रेस्ट करेंगे। जैसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बीच बीच में ब्रेक मिलता है 5-10 मिनट के लिए, जिससे क्या होता है कि आदमी का
मूड फ्रेश हो जाता है, ताकि वो काम करते करते उससे ऊब ना जाए, ठीक है, इसीलिए उनको रेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये निश्चित करना है इसमें कि किसी काम को पूरा करने के लिए हमें कितने टाइम के लिए रेस्ट चाहिए और कितनी बार रेस्ट चाहिए। ठीक है, अगला है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। इसका अभिप्राय मजदूरी समय के आधार पर न देकर कार्य के आधार पर देने से है, ताकि कर्मचारी हरामखोरी के स्थान पर कार्य करें। अब ये जो वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धति है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, इसमें यह बताया गया है कि कर्मचारियों को समय के आधार पर वेतन ना दें। मतलब कि एक कर्मचारी 10 घंटे काम कर रहा है तो उसको 10 घंटे के आधार पर वेतन ना दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी 10 घंटे के लिए काम कर रहा है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन वो वास्तव में काम नहीं कर रहा होता है, वो हरामखोरी कर रहा होता है, काम पर जाता है और जाके सो जाता है, काम वाम नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि समय के आधार पर नहीं बल्कि कार्य के आधार पर वेतन देना चाहिए, जिससे कि यह होगा कि कर्मचारी हरामखोरी नहीं करेगा और कार्य करेगा, क्योंकि फिर उसे पता लग जाएगा कि जितना वो कार्य करेगा उसको उतना ही वेतन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कर्मचारी हरामखोरी के स्थान पर कार्य को प्राथमिकता देंगे और हरामखोरी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है मानसिक क्रांति। इसका अभिप्राय प्रबंध वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दोनों की मनः स्थिति में परिवर्तन करने से है, ताकि वे एक दूसरे से प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग करें। ठीक है, ये जो मानसिक क्रांति है ये क्या करता है, ये प्रबंध वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों की मन की स्थिति को बदल देता है, ताकि वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के स्थान पर एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे से प्रतियोगिता के स्थान पर एक दूसरे का वो सहयोग करें। ऐसा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा आपको पता है, अगर ऐसा हो गया एक दूसरे का वो सहयोग करने लगे तो कोई सा भी कार्य हो वो जल्दी से जल्दी निपट सकता है। ठीक है, और उद्देश्य जल्दी से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मानसिक क्रांति है वो प्रबंध वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों के मन को परिवर्तित करके उनमें प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ भी पढ़ ली, सिद्धांत भी पढ़ लिए और हमने उनकी विशेषताएं भी पढ़ ली। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अब देख लेते हैं कि टेलर और फ्यूल में डिफरेंस क्या है, जो सिद्धांत इन दोनों ने दिए हैं उनमें क्या क्या विभिन्नता है। तो अंतर का आधार ये टेलर और ये फ्यूल का है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका संदर्भ क्या है। ठीक है, तो टेलर का जो सिद्धांत है वो उत्पादन कारखाने से संबंधित है। ठीक है, जो टेलर ने वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं वो उत्पादन क्षेत्र और कारखाने क्षेत्र से संबंधित दिए हैं, और जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है। ठीक है, उच्च स्तरीय आपको पता होगा, मैंने पीछे पहले चैप्टर में बताया था उच्च स्तर के काम क्या होते हैं, उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियां निर्धारित करना, ठीक है, संसाधन उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, उच्च स्तर के होते हैं। ठीक है, तो जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो उच्च स्तर से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं कि इनमें आदेश की एकता का क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि टेलर के सिद्धांत जो बताए उसमें आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, क्योंकि वहाँ पर विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे अधिकारी मिलकर एक साथ कर्मचारियों को आदेश देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। लेकिन जो फ्यूल के सिद्धांत हैं उसमें आदेश की एकता का सख्ती से पालन होता है, लागू होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये सिद्धांत अनुकूल किस परिस्थिति में है। ठीक है, तो टेलर के जो सिद्धांत हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्यूल के सिद्धांत है वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, किसी भी परिस्थिति में लागू हो सकते हैं। अब इनकी रचना देख लेते हैं कैसी है। तो जो टेलर के सिद्धांत है वो वैज्ञानिक ढंग से प्रयोगों द्वारा रचित हुए हैं। मतलब जो टेलर के सिद्धांत है उनका निर्माण वैज्ञानिक ढंग से और प्रयोगों द्वारा हुआ है, और जो फ्यूल के सिद्धांत है उनका निर्माण व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा हुआ है। ठीक है, लोगों ने अनुभव किया और उससे फ्यूल के सिद्धांत का निर्माण हुआ। अब देख लेते हैं कि इनका ध्यान का केंद्र क्या है। तो जो टेलर के सिद्धांत है उसका ध्यान किस पर रहता है, उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, प्रोडक्शन में वृद्धि करना। और जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो क्या करता है,
संपूर्ण प्रशासन में सुधार लाता है। जो पूरा का पूरा प्रशासन है उसको सुधारता है फ्यूल का सिद्धांत। अब देख लेते हैं कि इनके व्यक्तित्व कैसे हैं। तो टेलर का वैज्ञानिक व्यक्तित्व है और फ्यूल का पेशेवर है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके सिद्धांतों में बताया क्या गया है। तो टेलर के सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंध को बताया गया है और फ्यूल के सिद्धांत में प्रशासन की सामान्य विचारधाराओं को बताया गया है। ठीक है, तो ये इनमें कॉमन डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आप इसके पहले के लेसन्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सकें। ठीक है, और अंत में एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके अगले चैप्टर के साथ मैं आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड।